आज के इस छात्र युवा ऐसे मतदाताओं के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आज के अध्यक्षता कर रहे माननीय मदन राठौड़ जी, वन नेशन वन इलेक्शन के राजस्थान के संयोजक माननीय सुनील भार्गव जी, यहाँ पर उपस्थित सभी इस शहर के वरिष्ठ नागरिक, छात्र, युवा भाई और बहनों, मैं सोच रहा था कि मंच पर भी सुनील जी हैं, सामने भी एक सुनील जी हैं। जब हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो कई सुनील जी इकट्ठे हो जाते थे। तो एक बार हमने गिना, एक मीटिंग के अंदर 5 सुनील थे हम। आज के इस कार्यक्रम में आकर के आप सभी जिनके साथ लंबे समय तक काम किया है, ऐसे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने काम करना सिखाया भी और जिनके साथ एक जीवन का लंबा अनुभव भी यहाँ राजस्थान में काम करके मिला है, ऐसे आप सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और बहुत वर्षों के बाद राजीव जी ने अभी मुझे विद्या मंदिर के कार्यक्रम में बुलाया था, उसके बाद आज मैं ये वन नेशन वन इलेक्शन के कार्यक्रम में आया हूँ। माननीय सुनील भार्गव जी ने, माननीय मदन जी ने कुछ बातें हम सबके सामने रखी है। देश की स्वाधीनता के साथ ही हमने लोकतंत्र को अपनाया कि अब भारत स्वाधीन हुआ है तो भारत में अब ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र से अब ये भारत चलेगा। जहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसके लिए चुनाव एक आवश्यक पार्ट है। अगर लोकतंत्र है तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया चुनाव की हर किसी जगह पर ये होती ही है। चुनाव की प्रक्रिया है तो चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, स्वस्थ तरीके से हो, यह लोकतंत्र का एक बेस है, एक आधारशिला है। अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो चुनाव की प्रक्रिया एक निष्पक्ष तरीके से अगर चलती रहेगी तभी उस देश के अंदर लोकतंत्र डेमोक्रेसी रहता है। भारत जैसे देश में अगर हम अनुभव करते हैं तो इतना बड़ा देश है, उस देश में कंटिन्यू लगातार निष्पक्ष चुनाव कराते रहना, ये हमारे लिए इस देश में एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर करके आया है। देश की स्वाधीनता के समय अगर हम देखते हैं तो 17 करोड़ वोटर भारत के अंदर थे। आज इस 2024 का भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस चुनाव में 96 करोड़ वोटर भारत में है। यानी 17 करोड़ से लेकर 96 करोड़ वोटर, और इतनी बड़े चुनाव के आयोजन को लेकर हर बार देश के अंदर हम सब जानते भी, जब भी चुनाव होता है तो जीतते हैं तो अलग कारण से, हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम ने हरा दिया, उसके कारण से हो गया। एक डिबेट, एक बहस चुनाव की प्रक्रिया पर चलती रहती है। इसलिए जो भी माननीय सुनील जी ने कहा कि समय समय पर चुनाव की व्यवस्थाएं हों, चाहे कानून की व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन की व्यवस्था हो या शिक्षा की व्यवस्था हो, देश को चलाने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण हमने किया, जो व्यवस्थाएं हमने बनाई, उन सभी व्यवस्थाओं में हम समय समय पर बदलाव और सुधार करते रहे हैं। चुनाव की व्यवस्था में भी बहुत सुधार हुए हैं। 18 वर्ष के युवा मतदाताओं से लेकर बैलेट से वोट डालने से लेकर ईवीएम के वोट डालने तक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी सुधार हुए हैं। कानून की व्यवस्था में अभी हमने देखा है कि 3 नए क्रिमिनल लॉ देश के अंदर बदल दिए गए, नए लॉ आए हैं। इस पूरी बदलती दुनिया में, बदलते समय में, समय की आवश्यकता के अनुसार, देश की आवश्यकता के अनुसार, साथ साथ ही इस देश के 140 करोड़ की जनाकांक्षाएं क्या हैं, उनको ध्यान में रख करके हम समय समय पर अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव करते हैं। और अभी हमने देखा भी नई एजुकेशन पॉलिसी भी लेकर आए। कितने प्रकार के बार बार शिक्षा के अंदर हमने क्यों बदलाव किए? क्योंकि हमको लगता है कि वर्तमान समय के हिसाब से अगर देश को आगे लेकर जाना है तो उसके लिए एक अनुकूल व्यवस्था इस देश को बनानी पड़ेगी। और हम समय समय पर अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव करते आए हैं। चुनाव सुधारों की भी एक बहस लंबे समय से देश के अंदर चल रही है।
पहली बार इस देश को चुनाव क्या होते हैं इसका एहसास भी एक व्यक्ति टीएन शेषन ने कराया। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, यानी पहली बार टीएन शेषन ने देश को चुनाव कैसे होगा इस बात का एहसास कराने का काम भी टीएन शेषन ने किया। अगर आज हम देखें अपने देश के अंदर तो हर साल कोई ना कोई चुनाव अपने इस देश में होता है। अगर मैं 95 से लेकर 2025 तक के आंकड़े रखूं तो आपको ध्यान में आएगा कि हर साल भारत में कहीं ना कहीं चुनाव हुआ है, यानी 30 साल से रेगुलर भारत में किसी ना किसी स्टेट में चुनाव हो रहा है। अभी हम देखें लोकसभा का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर के चुनाव, हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, दिल्ली का चुनाव और अभी आने वाले दिनों में बिहार का चुनाव, उसके बाद बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यानी कंटिन्यू चुनाव है। कोई भी 30 साल से एक भी साल खाली नहीं गया है जिसमें भारत के अंदर चुनाव ना हुए हो। यानी इसका अर्थ है कि अपना देश हमेशा एक चुनाव मोड में, इलेक्शन के मोड में है। हम सब भारत के लोग जरा चुनाव को एक फेस्टिवल मूड में भी लेते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो लोगों को लगता है चलो कुछ दिन का तो आनंद हुआ, एक उत्सव की तरह फेस्टिवल मूड में चुनाव होने के कारण से लोग चुनाव को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन बार बार चुनाव होने के कारण से कई प्रकार की समस्या भी देश के सामने आ रही है। जो मैंने कहा, बढ़ते मतदाताओं के कारण से जिस प्रकार से देश में व्यवस्थाओं का दबाव बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, उसके कारण से देश में अब एक चर्चा शुरू हुई है कि अपने देश में यह एक साथ चुनाव क्यों नहीं हो सकते। और ये कोई नया मुद्दा नहीं है। हम सब जानते हैं देश के पहले चुनाव से लेकर 67 तक 4 आम चुनाव इस देश के अंदर एक साथ हुए, यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। 4 आम चुनाव होने के बाद 67 के बाद कुछ राज्यों की सरकारें भंग कर दी गई, बाद में लोकसभा भंग कर दी गई, फिर आपातकाल इमरजेंसी के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा देने के कारण से वहाँ से हमारे देश में ये पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ और उसके कारण से ये चुनाव की अलग अलग चुनाव होना, उसके कारण से ये आज की जिस विषय पर हम सब चर्चा करने के लिए आए हैं, आज वो व्यवस्था उस कारण से हमारे सबके सामने आई है। अगर हम देखें तो समय समय पर इसको लेकर के चर्चा नहीं हुई। अभी सुनील जी ने बताया कि सबसे पहले 83 के अंदर हमारे चुनाव आयोग ने, लॉ कमीशन ने, नीति आयोग से लेकर और रामनाथ कोविंद जी की कमेटी की रिपोर्ट तक देश में हमेशा ये एक पहल, एक डिबेट चलती रही कि क्यों ना इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। इस समिति की रिपोर्ट के बाद जैसा भी आया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पूरे देश में जाएगी, लोगों से और चर्चा करेगी, सुझाव लेगी, उसके बाद देश में ये कब और कैसे लागू होगा वो बाद में तय होगा। लेकिन आखिर इस वन ने बार बार चुनाव होने के कारण से समस्याएं क्या आ रही है। 30 साल से कंटिन्यू चुनाव होने के कारण से अगर अभी हम देखेंगे तो एक एवरेज औसत जो निकल कर आता है, 5 साल में से लगभग 1 साल, यानी साल का लगभग 90 दिन जहां चुनाव होते हैं, उसके कारण से आचार संहिता के कारण से हमारे वो दिन चले जाते हैं। यानी पूरे देश में काम करने के दिन, वर्किंग डेज जिसमें काम होना चाहिए, एवरेज पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक 300 के आसपास दिन केवल चुनाव के व्यस्तता के कारण से हमारे वर्किंग डेज कम हो जाते हैं, जिसके कारण से जो देश को सबसे बड़ा नुकसान है वो है हमारे देश के विकास की गति स्लो हो जाती है। जब भी चुनाव होता है सारे विकास के काम रुक जाते हैं, सारे ऑफिसों में काम रुक जाते हैं, सारी फाइलें रुक जाती हैं, सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। और पेंडिंग होने के कारण से बाद में जब काम शुरू होते हैं तो कई तो ऐसे काम हैं जो वर्षों तक फिर शुरू ही नहीं होते। आज भी देश के अंदर हजारों काम जो शुरू हुए वो कंप्लीट नहीं हुए। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बनकर के आए तो उन्होंने पूरे देश के सारे डेवलपमेंटल काम की एक रिव्यू लिया और रिव्यू लेने के बाद में हर जिले से कौन से काम जो शुरू हुए लेकिन पूरे नहीं हुए, आश्चर्य करेंगे ऐसे
देश भर से लाखों प्रोजेक्ट्स के पेंडिंग होने की लिस्ट आई। हमारे यहाँ सब ये रोड बनना था, आधा बना है, आधा पेंडिंग पड़ा है। ये ब्रिज बनना था, ये शुरू हो गया लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ है। ये बिल्डिंग है, आधी बन करके खड़ी है। क्यों? बाद में ठेकेदार चला गया, साहब पेमेंट नहीं हुआ, उसका प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, इसलिए उसको नहीं हुआ तो बंद पड़ा है। ऐसे लाखों पेंडिंग कामों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट लेकर 2014 के बाद शुरू किया। उसका मैं एक उदाहरण जो मैंने अपनी आंखों से देखा है बनारस के अंदर, जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, गंगा के किनारे गंगा पर उन्होंने एक फ्लाईओवर शुरू किया, शिलान्यास हुआ, थोड़ा बनना शुरू हुआ, चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, काम रुक गया। एक तरफ का फ्लाईओवर बना, दूसरी बार फिर किसी और मुख्यमंत्री ने दूसरी ओर से और फ्लाईओवर का शिलान्यास किया, थोड़ी देर वो बना, उतना बन करके चुनाव में रह गया। 10 साल तक दोनों तरफ से वो फ्लाईओवर ऐसे खड़ा है, लेकिन बीच को जोड़ने का काम कभी पूरा नहीं हुआ। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वहाँ से सांसद बने, उन्होंने 6 महीने के अंदर उस पुल को पूरा कराया और आज गंगा जी पर वो पुल चल रहा है। केवल एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन कितने ही प्रकार के ऐसे काम हैं। सबसे बड़ी बाधा बार बार चुनाव होने के कारण से जो हमारी ये विकास की गति है ये स्लो हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, काम रुक जाते हैं। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज बार बार चुनाव होने के कारण से, आचार संहिता लगने के कारण से एक दिखाई देता है। दूसरा एक और बात ध्यान में आती है, बार बार चुनाव होने से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, अन्य मंत्री हैं, बार बार चुनाव होने से हमेशा वो उसी काम में व्यस्त रहते हैं। आप देखिए साल में कितना काम, 5 साल का जनादेश मिला है, 5 साल आपको अपने राज्य के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर काम करना है। इसके बजाय बार बार चुनाव होने के कारण से उनका ज़्यादातर समय इसी में जाता है। तो जो हम गुड गवर्नेंस की बात कहते हैं, अच्छा शासन देने की बात कहते हैं, हम लोक कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने की बात कहते हैं, समय अभाव के कारण से उनका जितना एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो नीचे तक उतनी वेलफेयर स्कीम्स नहीं पहुंच पाती हैं। घोषणाएं होती हैं लेकिन नीचे धरातल तक उतरी हैं क्या, उसको वहां पहुंचाने के लिए एक समय का अभाव, ये सारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी दिखाई देता है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है, जितने सारे ऑफिसर्स की जो ड्यूटी लगती है, केवल अपने प्रांत में ड्यूटी लगती है ऐसा नहीं है। यहाँ का चुनाव कराइए, बाकी अन्य प्रांतों में भी जाइए, अलग अलग फेज के अंदर। इस बार के लोकसभा चुनाव का जो एक आंकड़ा मेरे पास है, इस बार के लोकसभा चुनाव में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की चुनाव के अंदर ड्यूटी लगी। यानी चुनाव कराने के लिए जो पोलिंग पार्टी जाती है, यानी 1 करोड़ लोग से ज़्यादा जो 10 लाख बूथ पर जाकर के चुनाव कराते हैं। चुनाव कराने वाली पोलिंग पार्टी है, सुरक्षा बल है, वहाँ ऑब्जर्वर है, वहाँ ये है, वहाँ ये, यानी पूरे सिस्टम में अगर हम काउंट करेंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का फिर उनका केवल चुनाव कराने जाना ऐसा नहीं है। उससे पहले का महीने भर पहले से ट्रेनिंग से लेकर अंतिम दिन काउंटिंग तक जो पूरा उनका लगभग 3 महीने का समय है, ये सारे पूरे सिस्टम का, हमारे प्रशासन का, ब्यूरोक्रेसी का, सुरक्षा बलों का, टीचर्स का, सभी का इस काम के अंदर लगता है। ये एक देश के अंदर एक बड़ी समस्या ध्यान में आई है। चौथा मुद्दा है आर्थिक दृष्टि से, जैसे जैसे वोटर बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, हर जगह की आवश्यकता बढ़ रही है। अब 1 बूथ पर 2 बूथ करो से लेकर के ये जो एक समस्या आई है, तो अगर उसका भी आकलन करेंगे आज, तो जो इस लोकसभा चुनाव में हमने अपना वोट डाला है, आपको लगता होगा मेरे एक वोट डालने पर क्या खर्चा हुआ है, लेकिन जब आप एक वोट डाल करके वहाँ से निकलते हैं तो आपके एक वोट डालने की व्यवस्था पर चुनाव आयोग का 1400 रुपया खर्च होता है। 1400 रुपया प्रति वोट इस चुनाव में खर्चा हुआ है। 1,35,000 करोड़ रुपया केवल एक चुनाव पर इस देश में खर्चा हुआ है। इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव, इसके बाद होने वाले लोकल बॉडी के इलेक्शन, इसके बाद होने वाले पंचायत के चुनाव, उसके बाद होने वाले कोऑपरेटिव के चुनाव, उसके बाद और भी जितने भी चुनाव होते हैं आप जोड़ लीजिए,
उसमें काम करने वाली, चुनाव लड़ने वाली सारी पॉलिटिकल पार्टियों का खर्चा जोड़िए, उसके बाद चुनाव लड़ने वाले सारे कैंडिडेट का खर्चा आप जोड़िए, शायद एक चुनाव में भारत में ये 4-5 लाख करोड़ रुपया हमारा एक चुनाव के अंदर लग जाता है। यानी आप जो वोट डालने जा रहे हैं, उस वोट डालने का जो चुनाव आयोग का वो 1400 रुपया, अभी की जो एक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के हिसाब से, यानी यह एक बढ़ता खर्चा, वह भी हमारे लिए एक बड़ी समस्या इस बार बार चुनाव होने से ध्यान में आता है। इसलिए जो एक देश के अंदर चर्चा शुरू हुई है कि एक साथ चुनाव कराना, यानी एक साथ चुनाव कराना यानी क्या है, तो कई बार लोगों में कन्फ्यूजन भी रहता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन में 2 प्रकार के सिस्टम है, एक विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो, और जो हमारे लोकल बॉडी के चुनाव है, चाहे हमारा शहरी निकाय हो चाहे ग्रामीण निकाय हो, उनके चुनाव एक साथ कराना। तो जहाँ शहर का चुनाव है वहाँ शहर में चुनाव होगा, ग्रामीण का ग्रामीण में चुनाव होगा। तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों, और जो रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसके बाद में 100 डेज के अंदर ही बाकी के चुनाव भी पूरे होने के कारण से हम 5 साल चुनाव से फ्री रह करके देश के विकास के लिए काम कर सकते हैं। तो बार बार चुनाव, यानी इसके कारण से हमें क्या फ़ायदा होगा, तो देश के विकास की गति बढ़ेगी। ये बार बार चुनाव होना हमारे देश के विकास में एक स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, हमारे देश की गति को स्लो करने का काम करते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि राजनीति कम हो और विकास अधिक हो, तो देश के अंदर एक साथ चुनाव कराने से पॉलिटिक्स भी कम होगी और डेवलपमेंट, विकास ज़्यादा होगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन का एक फ़ायदा है। ये पॉलिसी पैरालिसिस से इस देश को मुक्ति मिलेगी। 5 साल में चुनाव होगा तो जो पार्टी चुनाव जीत कर आती है उसको भी मालूम है कि 5 साल का मुझे जनादेश मिला है, तो अपना 5 साल के लिए मैनिफेस्टो लेकर आते हैं। कई बार लगता है बार बार चुनाव होने के कारण से कई बार जो कुछ कठोर निर्णय लेने होते हैं शासन को, सरकारों को, लेकिन चुनाव होता है तो चुनाव होने के कारण से उस डर के मारे से राज्य के हित में, जनता के हित में, देश के हित में कुछ कठोर निर्णय लेने की स्थिति भी बार बार चुनावों के कारण से नहीं आती है। जब 5 साल में चुनाव होना है और एक दीर्घकालिक शासन चलना है, तो लंबे समय को ध्यान में रखकर जो आने वाले 10 साल, 15-20 साल के बाद जिन निर्णयों का हमको लाभ मिलेगा, ऐसे निर्णय करने में भी सक्षम हमारी सरकारें हो पाएंगी, जिसके कारण से एक शासन पर फोकस होकर के 5 साल की, चाहे राज्यों की सरकारें हों, चाहे हमारा जिला पंचायत हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी का एक फोकस शासन पर होगा और ठीक प्रकार से काम हो पाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ आचार संहिता का भी अगर पालन करना है तो बार बार चुनाव होने से आचार संहिता का भी कठोरता से पालन नहीं होता है। एक बार चुनाव होगा तो आचार संहिता का भी कठोरता से पालन इस चुनाव के अंदर होगा। जो मैंने कहा, बार बार चुनाव होने से आर्थिक बोझ बढ़ता है। एक बार चुनाव होने से हमारे इस आर्थिक बोझ में भी लगभग एक अनुमान ऐसा है कि जो आज खर्चा हो रहा है उसमें 30% से ज़्यादा की कमी चुनावी खर्चे के अंदर आएगी। जो संसाधनों का, रिसोर्सेज का दुरुपयोग हो रहा है वो दुरुपयोग भी कम होगा। और सबसे ज़्यादा इसका एक फ़ायदा और होगा, आप कभी भी अनुभव करिए, बार बार चुनाव होने से अपने देश के मतदाताओं में भी एक थोड़ा सा नीरसपन आ गया है। चुनाव के समय 2 बातों की चर्चा खूब होती है, अरे क्या होगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक कॉमन मैन की आवाज़ है, क्या हुआ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, या मेरे एक वोट डालने से क्या होगा। ये जो एक कॉमन मैन के मन में है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और मेरे एक वोट डालने से क्या होगा, इसके कारण से आज हमारे देश की डेमोक्रेसी में 40% लोग मतदान ही नहीं कर रहे हैं। 60% लोग मतदान करने जाते हैं। उस 60% मतदान में से जो उसका 50% ले लेता है वो सरकार बना लेता है। यानी 40% लोगों की इस डेमोक्रेसी में, इस चुनाव के अंदर उसका पार्टिसिपेशन ही नहीं है। 40% लोग मतदान करने नहीं जा रहे। क्यों? ये नीरसता के कारण से हो या इस सोच के कारण से कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। शायद एक बार चुनाव होगा तो एक बार डालना है जी 5 साल में, अभी तो हर साल डालना है।
इस साल मैंने अभी लोकसभा का डाला, अगली बार मैं विधानसभा का डालूंगा, फिर मैं नगर पंचायत का, हर बार वोट डालना है। तो हर साल बार बार वोट डालने से यह भी मतदाताओं की नीरस समाप्त होगी और शायद मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। और जो हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में जन सहभागिता बढ़नी चाहिए, तो मतदान के रूप में दिखाई देगा। एक यहाँ के युवाओं का कार्यक्रम है, तो युवाओं के लिए भी, छात्रों के लिए भी एक बार चुनाव होने से इसके उनको भी लाभ मिलेगा, ये पक्का मान के चलिए। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव मैं हार गया तो मैं विधानसभा का लड़ लेता हूँ, हैं। मैं लोकसभा का जीत गया तो मेरा बेटा विधानसभा का लड़ लेता है। एक बार चुनाव होगा तो कम से कम इन बातों से मुक्ति मिलेगी, नए लोगों का अवसर मिलेगा, नए लोगों का अवसर मिलेगा, ज़्यादा लोगों का अवसर मिलेगा। जो अभी हमारी इस व्यवस्था से, चुनाव के सिस्टम में से, मुझे अच्छी तरह से याद है, अपने बहुत बड़े कार्यकर्ता ने एक बार एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, हमेशा व्यवस्थाओं में बदलाव का विरोध, जब भी आप व्यवस्थाओं में बदलाव की बात करते हैं तो उसका जो विरोध करने वाले लोग वही होते हैं जिनको उस व्यवस्था से लाभ हो रहा होता है। तो चुनाव व्यवस्था में जो ये परिवार के कारण से, आप देखिए, कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, इसलिए उनको लगता है कि उनके यहाँ सारे नेता वैसे हैं, तो ध्यान में आता है कि उनके यहाँ सबसे बड़ा खतरा होगा। एक साथ चुनाव होने से क्या होगा, तो ज़्यादा लोगों को अवसर मिलेगा, ज़्यादा युवाओं को अवसर मिलेगा। यह भी एक वन नेशन वन इलेक्शन का ध्यान में आता है। बाकी सब चीज़ों की चर्चा जो हुई है उसमें अगर कोई व्यापारी हों तो उन व्यापारियों को भी एक लाभ होगा। कम से कम 5 साल में 5 बार चंदा देना पड़ता है, एक ही बार देना पड़ेगा, ये भी लाभ है। हर चुनाव में साहब सहयोग करना है, चुनाव लड़ने वाले भी जाते हैं, लोग भी जाते हैं, हर बार देना है, तो झंझट खत्म है। वन नेशन वन इलेक्शन है भैया, 5 साल में एक बार होगा, एक बार ही होना है, तो यह भी उसका एक लाभ है। हमारे जो मीडिया में, शेयर बाजार में उठापटक चलती रहती है, अरे एक बार परिणाम आना है भाई, शेयर गिर गए, उठ गए, लाखों करोड़ रुपए डूब गए, 5 साल में एक बार होना है भाई, हर साल तो नहीं होना है। तो ये सारा जो देश के अंदर बार बार 5 साल तक रोजाना परीक्षा देनी पड़ती है। हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं, रोजाना हर व्यक्ति वो थर्मामीटर लगाकर देखता है, अच्छा इनका ग्राफ अभी बढ़ा है, अच्छा हार गए, चलो डाउन चला गया, अच्छा जीत गए, माहौल अच्छा है। हर स्टेट के चुनाव से आपकी परीक्षा होती है, आपके बारे में विश्लेषण होता है, आपकी समीक्षा होती है। जनादेश मिला है 5 साल का, 5 साल काम करने के बजाय हर 6 महीने के अंदर परीक्षा देकर के मुझे साबित करना है कि नहीं हम जिंदा हैं। हर 6 महीने यहाँ चुनाव करो, वहाँ चुनाव करो, वहाँ लड़ाने जाओ, वहाँ लड़ाने जाओ। कम से कम 5 साल जनादेश के बाद जनता ने हमको जनादेश दिया है, ये इस काम के लिए दिया है। हम ईमानदारी से 5 साल जनता के लिए काम करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर। 5 साल में काम किया है तो जनता दोबारा जिता करके लाएगी, लेकिन काम करने का अवसर मिले, काम करने का समय मिले, काम करने का संसाधन मिले, काम करने के लिए उस प्रकार का शासन, ब्यूरोक्रेसी, नीचे का कर्मचारी, ऑफिस फाइल, वो सिस्टम मिले, तभी तो वो काम कर पाएंगे। 5 साल में से बार बार ये चुनाव होने के कारण से जो एक सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है, उसके कारण से भी ये वर्क परफॉर्मेंस की जो पॉलिटिक्स चाहिए कि जो काम करेगा वो जीतेगा, वो अवसर मिलना है, तो उस प्रकार के काम करने के लिए अवसर भी चाहिए और वातावरण भी चाहिए। राजनीतिक एक साथ चुनाव होने से, ये भी हम सब जानते हैं, जब भी चुनाव होता है तो चाहे पॉलिटिकल पार्टियाँ हों, चाहे कैंडिडेट हों, आपस में थोड़ा पॉलिटिकल वातावरण खराब होता ही है। मैं तो कई बार मजाक में कहता हूँ कि अगर किसी को अपनी जन्म कुंडली मालूम नहीं है तो केवल एक चुनाव लड़ लीजिए, जनता आपकी जन्म कुंडली निकाल कर आपके हाथ में दे देगी। लोग बता देते हैं, ये है जी, इनके ऊपर इतने केस हैं, इनका ऐसा है जी, ये है जी, वो है जी। पूरी दुनिया, ये जो पॉलिटिकल वैमनस्यता बढ़ती है जब भी चुनाव आता, आप चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे गांव का चुनाव हो, चाहे कोई सा भी चुनाव, बार बार चुनाव होने के कारण से वही सब बातें, तो समाज के अंदर एक विषाक्त वातावरण भी बनता है, ग्रुपिज्म बनता है। गांव में जाकर देखिए, परिवार के धड़े वर्षों से चले आ रहे हैं,
ये क्या है जी, ये हमारे वो थे, ये हमारे थे, दो ग्रुप मिलकर के, तो ये राजनीतिक वैमनस्यता भी कम होगी, कम से कम एक बार चुनाव होने के कारण से। इसलिए मेरा मानना है कि एक जो डिबेट, एक बहस देश में शुरू हुई है कि वन नेशन वन इलेक्शन के कारण से जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि हम विकास की गति हमारी इसमें स्लो हो रही है। उस गति को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने वर्किंग आवर बढ़ाने पड़ेंगे, वर्किंग डेज बढ़ाने पड़ेंगे, वर्किंग हैंड्स बढ़ाने पड़ेंगे, और 5 साल तक ठीक प्रकार से जिसको जनादेश मिला है वो एक अच्छा प्रभावी रूप से काम अपने प्रदेश का हो, चाहे अपनी विधानसभा लोकसभा का, अच्छे ढंग से वो काम कर सके। उस दृष्टि से देश के अंदर ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बहस शुरू हुई है। हम सब जानते हैं लोकतंत्र के अंदर जो मास्टर है, मालिक है, वो वोटर है। अगर लोकतंत्र को आगे भविष्य में जीवंत रखना है तो जैसा मतदाता होता है वहाँ का लोकतंत्र भी वैसा ही होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कुछ कोटेशन हम सब ने सुने होंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी एक बात कहते थे कि सिद्धांत विहीन मतदान से सिद्धांत विहीन राजनीति का जन्म होता है। यानी देश के अंदर जैसा मतदान होगा वैसा ही उससे राजनीति या नेता पैदा होगा। अगर मतदान का तरीका जाति के आधार पर है, मैं अपनी जाति के आधार पर वोट डाल रहा हूं, तो उसमें से पैदा होने वाला नेता वो जातिवादी ही होगा, क्योंकि अपनी जाति के आधार पर वो जीत करके आया है। पैसा खर्च करके, पैसा बांट करके जो जीत कर आया है वो मानकर चलिए आगे जा करके भ्रष्टाचार करने वाला नेता ही बनेगा। तो सिद्धांत विहीन मतदान से यह सिद्धांत विहीन राजनीति का जन्म होता है। इसलिए हमेशा एक लोकमत परिष्कार की बात अपने डॉक्टर महेश शर्मा जी के संस्थान के द्वारा समय समय पर बहुत सारा साहित्य भी निकला है कि हमेशा इस देश के लोकतंत्र को अगर जीवंत और वो एक्टिव रखना है तो मतदाताओं का परिष्कार होते रहना चाहिए, यानी वोटर को जागरूक करते रहना चाहिए। अगर वोटर जागरूक रहा तो हमारा लोकतंत्र भी वैसा ही रहेगा। उसको ध्यान में रखकर हमारे इस लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता बढ़े, ज़्यादा लोग इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व हों। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जगह जगह पूरे देश में जाएगी। अभी रामनाथ कोविंद जी को कम से कम 21,000 डेलीगेशन ने अपने सजेशन दिए थे, लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पूरे देश में जब घूमेगी तो ऐसे लाखों लोगों के सजेशन उनके पास आने चाहिए कि क्यों देश के लिए आवश्यक है वन नेशन वन इलेक्शन। यह देश के लोकतंत्र में हमारे सभी वोटर्स की एक सहभागिता हो। हाँ, होगा तो ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं अपना मस्त हूँ, ऐसा नहीं। इसलिए इस जन अभियान में आज आप सभी यहाँ पर आए हैं और आप सबके साथ मेरा ये निवेदन है कि यह मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन यह देश के लिए आवश्यक है। क्योंकि अगर देश को आगे लेकर के जाना है तो हम बहुत साल तक हमेशा चर्चा करते रहे कि भारत को अगर विकसित भारत बनाना है तो कुछ बातें हम कहते थे कि भारत यह सुरक्षित भारत होना चाहिए। बाहर से अंदर से अगर भारत सुरक्षित रहा तो यह देश आगे बढ़ेगा। 10 साल की इस मोदी जी की सरकार के नेतृत्व के बाद हम कह सकते हैं कि आज सब तरफ से एक भारत सुरक्षित देश दिखाई देता है। हमने कहा कि भारत को आगे बढ़ना है तो भारत में से भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, और हम सब जानते हैं 10 साल के इस प्रयास से धीरे धीरे एक अच्छे प्रशासन की व्यवस्था के कारण से देश में आज 10 साल में हमारे सामने कोई ऐसा बड़ा मुद्दा हम सबके सामने नहीं है। धीरे धीरे करप्शन भी समाप्त हो रहा है। हम कहते थे कि देश को आगे बढ़ना है तो हमें अपनी व्यवस्थाओं को उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। हम पुरानी व्यवस्थाओं से चिपके हुए लोग नहीं हैं। हम गीत गाते आए थे कि भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, यानी जिसमें देश का भला है वो सभी काम करने हैं। पुरानी अपनी संस्कृति को वो पकड़ करके रखना है जो विवेकानंद जी कहते थे कि एक हाथ के अंदर धर्म दंड लेकर के और दूसरे हाथ से दुनिया का विज्ञान और ज्ञान लेने के लिए भारत के नौजवान को तैयार रहना है। तो अपने हाथ में हम धर्म का दंड भी है, लेकिन दुनिया भर के ज्ञान और विज्ञान को लेने के लिए भी हम तैयार हैं, तभी भारत आगे बढ़ेगा। इसलिए हम अपनी पुरानी मान्यताओं से उनसे चिपके नहीं रहना चाहते। देश के लिए कौन सी व्यवस्थाएं आवश्यक है,
देश की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए ही हमने ये सारी व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। संविधान भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए बना है। इसलिए समय समय पर इन सारी व्यवस्थाओं को कैसे हम ठीक करते हुए, और आज के समय में केवल मात्र वन नेशन वन इलेक्शन ये एक स्पीड ब्रेकर है। आपको लगेगा अच्छा वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद भारत 2047 में विकसित हो जाएगा। ये केवल एक स्पीड ब्रेकर है। ऐसे और कितने स्पीड ब्रेकर हटाने पड़ेंगे। यह शुरुआत है। वन नेशन वन इलेक्शन होना यह धीरे धीरे उस दृष्टि से एक स्पीड ब्रेकर है, और बाकी के धीरे धीरे भी सब हटेंगे। तब जाकर 2047 तक जिस बात को लेकर के हम सब चले कि नेशन फर्स्ट, देश पहले है, देश के लिए जो अच्छा होगा वो सब हम करेंगे। और मुझे लगता है कि आज हम सब मिल कर के, जो यहाँ पर इस शहर के सभी वरिष्ठ नागरिक आए हैं, भविष्य में इस चर्चा को, इस बहस को, इसके और अच्छी बातों को, इसके हो सकता है कुछ लोगों को नेगेटिव भी ध्यान में आता हो, देश में एक चर्चा हो, बहस हो, और इस अभियान को, जन अभियान को हम सब मिलकर के आगे चलाएंगे। तो निश्चित मानकर चलिए, आने वाले समय में जिस प्रकार का एक विकसित भारत हम सब देखना चाहते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ 2047 में उस प्रकार का एक विकसित भारत बनता हुआ हम सभी देखेंगे। इतना ही आह्वान करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी भाई साहब।